साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। आज हम कक्षा छठवीं के मिलन आकलन का जो प्रयोजना कार्य है उसे हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको 5 प्रोजेक्ट वर्क दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई 2 ही बच्चों से करवाइएगा। ठीक है, चलिए इसमें हर क्वेश्चन के 5-5 अंक है। इसमें आपकी जो शिक्षक जो है अब बच्चों को जरूर मार्गदर्शन करेंगे और वो बहुत आसानी से इसको बना पाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न पहला। एक सारणी बनाना है जिसमें बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के नाम और उनकी उम्र को लिखेंगे और उम्र को अवरोही क्रम में जमाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसके लिए एक सारणी तैयार कर ली है, इसे देखते हैं। ये सारणी है, इसी प्रकार से आप भी तैयार कीजिएगा। इसमें सुमित छात्र है, वो अपने घर के परिवार के सदस्यों के नाम जितने हैं, यहाँ 5 तक लिया है, हो सके ज्यादा होंगे या कम होंगे, इससे उनको इस तरह से खाकाबद्ध करेंगे और उसमें जो कॉलम दिए गए उनकी उम्र को यहाँ लिखना है और उनको आखिरी में अवरोही क्रम में जमाना है। जी हाँ, तो इस तरह से छात्र हमारा सुमित है, उसका नाम है, वह है 12 वर्ष का है। आगे आते हैं तो पहला नंबर पे महेश कुमार, उनके पिताजी हैं 40 वर्ष के। सुरेखा उनकी माताजी हैं 33 वर्ष के। सोहन दादाजी हैं 50 वर्ष के हैं। वो गीता उनकी दीदी है, वो 15 वर्ष की है। और सुमित स्वयं छात्र है, वो 12 वर्ष का है। अब इन्हें एक काम क्या करना है, अवरोही क्रम में जमाना है। तो इसके नाम को भी लिख लीजिएगा कि सोहन सबसे ज्यादा उम्र का है, दादाजी है सोहन है, उसके बाद पिताजी है महेश कुमार, माता सुरेखा, फिर गीता जो दीदी है और सुमित स्वयं छात्र है। अब इनकी उम्र को भी लिखना है, चूंकि उम्रों को ही दिखाना है हमें। तो इस तरह से सोहन की उम्र है 50 वर्ष, महेश 40 वर्ष, 33 वर्ष, 15 वर्ष और 12 वर्ष। इस तरह से हमारा पहला जो प्रयोजन वर्ग बहुत आसानी से हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सदस्यों के नाम आगे पीछे हो सकते हैं। जी हाँ, चलिए इसके जो दूसरे प्रोजेक्ट वर्क है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट दूसरा है, सारणी में पहली दूसरी पंक्ति में जिस प्रकार सभी कानों को भरा गया है, जी हाँ देख रहे होंगे, अन्य पंक्तियों को उसी प्रकार भरना है। चलिए इसमें पंक्तियों जो हेडिंग है उसको पढ़ रहा हूं मैं। क्रमांक दिया गया है, सीरियल नंबर है, पूर्ण संख्या 3, 6 लिया गया है, दूसरी पूर्ण संख्या 2, 12 और 2 ऐसा लिया गया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे। जी हाँ, जोड़ के बता रहे हैं। तो 3 धन 12 ये हो गए 15। तो आपको पूछा गया है अगला कॉलम में कि योगफल जो है पूर्ण संख्या है या नहीं। तो 15 पूर्ण संख्या है। जी हाँ, आगे पहली पूर्ण संख्या में घटाना है दूसरी पूर्ण संख्या को। तो 3 में घटाएंगे 12 को तो कितना आ गया, ऋण 9 आ रहा है। अब कहा गया है कि अंतर जो है पूर्ण संख्या है या नहीं। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। जी हाँ, और इसके बाद पहली पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या गुना करेंगे यहाँ पर। तो 3 पहली पूर्ण संख्या, दूसरा 12 पूर्ण संख्या, इनको गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो रहा है। ये भी क्या है हमारा गुणनफल पूर्ण संख्या है या नहीं पूछा गया है। तो हाँ पूर्ण संख्या है। आगे पहली पूर्ण संख्या में भाग दिया करेंगे दूसरी पूर्ण संख्या को, 3 को भाग देंगे 12 से, तो आएगा हमारा 1/4। तो भागफल पूर्ण संख्या है या नहीं, ये हमें बताना है अगली कॉलम में। तो ये नहीं है। जी हाँ, तो ऐसी दूसरा कॉलम रेडी किया गया है। तो इसमें पूर्ण संख्या क्या होती है उसे समझाना पड़ेगा। तो ध्यान समझिएगा पूर्ण संख्या होती क्या है। उसके बाद आपको जो आगे 3 कॉलम को पूरा करने के बाद क्वेश्चन कहा गया है कि किन संक्रियाओं में जोड़ने में, घटाने में, गुना में, भाग में के लिए पूर्ण संख्याओं पर संवरक नियम का पालन होता है, कारण स्पष्ट करिए। तो एक संवरक नियम भी समझना पड़ेगा। चलिए हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पूर्ण संख्या होती क्या है। तो जितनी भी प्राकृत संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 जितना हम जानते हैं वहां तक प्राकृत संख्या कहलाती है। उसमें हम 0 को शामिल कर दे, गणना में 0 को शामिल कर दे तो पूरा जो ये संबंध जो समुच्चय बन जाता है, नंबरों का जो घर बन जाता है, उसे कहते हैं हम पूर्ण संख्या। जी हाँ, इससे 0 से स्टार्ट होती है तो पहला पूर्ण संख्या 0 हो गई। ठीक है, इसके बाद 0 भी पूर्ण संख्या, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4, मतलब 0 से लेकर जितने धनात्मक संख्याएं आ रही है, अंक आ रहे हैं, वो क्या है, पूर्ण संख्या है। जी हाँ, चलिए इसमें संवरक नियम क्या होता है। तो जब 2 संख्याओं को, वो भी पूर्ण संख्याओं को, है ना, 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या आना चाहिए। जी हाँ, जैसे उदाहरण के लिए आपको दिया गया था 6 और 2 को लेते हैं तो 6 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, तो इनको जोड़े तो कितना हो रहा है 8। ये भी पूर्ण संख्या के जो घर है, अंकों का घर है, उसमें आ रहा है, तो संवरक है। गुना करेंगे इनको तो 6 गुना 2 करते हैं तो 6 दूनी होता है 12, तो 12 भी समुच्चय में आ रहा है। जी हाँ, अब इसको भाग करते हैं, 6 को भाग देंगे किससे, 2 से। जी हाँ, तो 2 दिया 6, ये जो भागफल आ रहा है वो भी हमारा क्या है, इस समुच्चय में, इस घर है जो अंकों का घर है उसमें आ रहा है। तो ये भी क्या है, इस पर भी लागू हो रहा है। आगे देखेंगे, अगर हम इसको क्या करें, 6 में से घटा दें 2 को, तो इस तरह से घटाने पर भी क्या रहा है हमारा 4।
तो इस तरह से देखते हैं कि चारों संक्रिया में ये जो मैंने अंक लिया है इनमें चारों संक्रियाओं में कौन सा नियम लागू हो रहा है, हमारा संवरक नियम लागू हो रहा है। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे पहला दिया गया है आपका, है ना। तो पहला में देखते हैं कि पहली पूर्ण संख्या 3 है, उसमें हम जोड़ेंगे 12 को दूसरी पूर्ण संख्या को, तो आ रहा है 15। तो ये भी 15 क्या है, धनात्मक संख्या हो रही है, इस परिवार में आ रहा है। आगे देखेंगे 3 में हम क्या करते हैं, घटा देते हैं 12 को, तो हमारा घटाने पर क्या आता है, ऋण 9 आ रहा है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इस समय क्या है, पूरी शून्य से लेकर धनात्मक संख्या आ रही है, ऋणात्मक नहीं थी। तो यहाँ पर हमारा संवरक नियम लागू नहीं हो रहा है। जी हाँ, तो कौन से में लागू नहीं हो रहा है, हमारा घटाने की संक्रिया में संवरक नियम लागू नहीं हो रहा है। आगे देखेंगे हम, तो ये 3 को हम गुना करेंगे 12 से, तो ये हो गया 3 गुना 12, तो ये हो गया हमारा 12 दिया 36, तो 36 धनात्मक हो गई है, गणना में आता है। तो ये भी पूर्ण क्या है, संवरक नियम, यहाँ पर गुना की संख्या लागू हो रही है ना। आगे हम इसी करते हैं, 3 को भाग देंगे 12 से, तो ये हो गया हमारा 1/4, 1/4 मतलब दशमलव में आ रहा है ना, 0 में। तो यहाँ भी क्या हो रही है, यहाँ पर भी ये क्या है, पूर्ण नहीं आ रही है ना भाई, ये 0 से भाग करेंगे तो 0 क्या आएगा, 25 आएगा। तो ये 0 में आ रहा है, इसीलिए क्या है, ये संवरक नियम लागू नहीं हो रहा है। तो कौन कौन सी संक्रियाओं पे हमेशा लागू होगा, तो वो है जोड़ने की संक्रिया पर और गुना की संक्रिया पर हमेशा लागू होगा। जबकि भाग की संक्रिया में और घटाने की संक्रिया में वो संख्याओं पर, पूर्ण संख्या पर निर्भर करेगा। जो बड़ी संख्या को घटाएंगे छोटी संख्या से, है ना, तो वहां पर लागू होगा। ठीक है, चलिए, तो हमेशा किन पर लागू होता है, ध्यान दीजिएगा। दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या मिलेगी, गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्या ही मिलेंगी। जी हाँ, इस तरह से चलिए कॉलम को पूरा करते हैं। जो 2 पंक्ति दिए हैं उसके अलावा अंकों को मैंने भर लिया है, पूर्ण संख्याओं को मैंने लिख लिया है। यहाँ पर संक्रिया लगाते हैं। पहले कॉलम में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो 2 धन 8, ये हो गए 2 धन 8 हो गए हमारा 10। जी हाँ, 10 पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाँ है। अब आगे घटाने की संख्या करेंगे, तो 2 में घटाएंगे हम 8 को, तो आ जाएगा हमारा यहाँ से ऋण 6 आएगा। जी हाँ, तो ऋण 6 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अगला कॉलम में, इनका अंतर वाला कॉलम में नहीं है। आगे गुणा की संक्रिया अपनाएंगे, तो पहली पूर्ण संख्या को गुणा करेंगे दूसरी पूर्ण संख्या से, तो ये हो गया 2 8 16, तो ये भी 16 क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है। आगे कॉलम में क्या करेंगे कि 2 को भाग करेंगे किससे, 8 से, तो 2 को भाग करेंगे 8 से, तो आ गया हमारा 1/4, तो ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। जी हाँ, आगे इसी तरह बढ़ेंगे चौथी पंक्ति में, तो पहली पूर्ण संख्या 4 है, दूसरी पूर्ण संख्या 2 है, तो दोनों को पहले जोड़ेंगे, जोड़ने की संक्रिया कर रहे हैं, तो 4 और 2 हो गए हमारा 6। यहाँ पर लिखेंगे हाँ ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पर करेंगे 4 में 2 कम कर देंगे, तो ये हो गए हमारा 2 आएगा, तो ये भी पूर्ण संख्या है। गुना की संक्रिया अपनाएंगे, तो 4 को गुना करेंगे 2 से, तो ये हो गया 8, ये भी पूर्ण संख्या है। अब 4 को भाग देंगे हम 2 से, तो यहाँ पर भागफल क्या आता है, 2 आता है, ये भी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। जी हाँ, अब देखते हैं एक विषम संख्याओं को लेकर देखते हैं। यहाँ पर आप कोई भी पूर्ण संख्या चुन सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर पहला काम करेंगे, जोड़ने का योगफल करने का काम करेंगे, तो 7 धन 5 माने 12, जो 12 क्या है, पूर्ण संख्या है। 7 में घटाएंगे 5 को, तो ये आ गया हमारा 2, ये भी पूर्ण संख्या है। अब आगे गुणा करेंगे, तो 7 गुना 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 गुना 5, 5 सत्ते 35, ये भी पूर्ण संख्या है। फिर आगे करेंगे 7 को भाग देंगे 5 से, तो क्या आएगा, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 7/5 ही लिख देंगे, तो ये पूर्ण संख्या हमारा नहीं है। जी हाँ, इन चारों पंक्तियों में हम देखते हैं कि घटाने की हर संक्रिया में घटा जब रहे हैं चारों पंक्तियों को, 5 पंक्तियों को देखे, तो कभी हाँ आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। इसी तरह जब भाग की संक्रिया अपनाते हैं, तो यहाँ पर हाँ है आया है, पूर्ण संख्या है, एक में आया नहीं आया है, तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ निश्चित नहीं है कि हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। चाहे घटाएं, हमेशा घटाते हैं तो नहीं मिलता है, और उसी तरह हमेशा जब भाग करते हैं तो नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन जब जोड़ते हैं, योग की संक्रिया अपनाते हैं, तो सभी कॉलम को देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा है आया है। इसी तरह जब गुणा की संक्रिया देखते हैं, तो उनका जो गुणा किए हैं, तो 36 12 ये सब आया है, वो भी क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है आया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो नीचे क्वेश्चन लिखा दिया गया है कि किन संक्रियाओं के लिए पूर्ण संख्याओं पर संवरक नियम का पालन होता है, तो कौन सी संक्रियाओं पर लागू होता है, हमारा एक जोड़ने पर हमेशा लागू होता है संवरक नियम, और दूसरा है हमारा गुणा करने पर लागू होता है, इन सारणियों को देखकर। तो इस तरह से बच्चों को आप अपने निर्देशन में अवश्य समझाएं। ये एक डेमो है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।